हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सार्क क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करना। चलिए सार्क को समझते हैं। फुल फॉर्म क्या है सार्क का? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। स्टैब्लिशमेंट डेट क्या है? 8 दिसंबर 1985। और इस डेट को बांग्लादेश के ढाका में सार्क के चार्टर को साइन किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नेपाल के काठमांडू में। इसे हम सेक्रेटरीट भी कहते हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल हैं इजाला रुआन विरैकुन। मेंबर्स कौन कौन हैं? इसकी 8 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी हैं, ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। 9 इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ईरान, जापान, मॉरिशियस, म्यांमार, साउथ कोरिया, यूएस और यूरोपियन यूनियन। तो हो गई इसकी बेसिक्स, ये जानकारी थी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या है इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साउथ एशिया की इस तरह की जो रीजनल कॉरपोरेशन लाने का विचार था, उसको कब सोचा गया था? ये कब ये डिसाइड किया गया था कि इस तरह से कोई रीजनल कॉरपोरेशन लाया जाएगा? तो वो डेट थी नवंबर 1980 की। तो उस डेट पे ये डिसाइड किया गया था कि साउथ एशिया में भी इस तरह की एक कॉन्सेप्ट लाई जाएगी रीजनल कॉरपोरेशन की। उसके बाद 1981 अप्रैल में कोलंबो में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका यानी कि 7 कंट्रीज़ जो थी इस मीटिंग में शामिल हुई थी। किस चीज़ के लिए हुई थी? कि सार्क को इस्टेब्लिश किया जाएगा, इस बात को डिसाइड करने के लिए 1981 अप्रैल में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी कोलंबो में। आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ कि दिसंबर 1985 में बांग्लादेश के ढाका में सार्क के चार्टर को साइन किया गया। इन 7 कंट्रीज़ ने साइन किया, यही मेंबर कंट्रीज़ थी स्टैब्लिशमेंट के टाइम पे, और सार्क को स्टैब्लिश किया गया। और लास्ट में जो एक और कंट्री है, हमने देखा कि 8 मेंबर कंट्री हैं, तो लास्ट में जो अफ़गानिस्तान है वो 13 एनुअल समिट के दौरान 2005 में जो ऑर्गेनाइज की गई थी, ये न्यूएस्ट मेंबर बनी। अफ़गानिस्तान क्या है? ये सबसे न्यू मेंबर है सार्क की। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो अभी इस सार्क में अपने आप को मेंबर बनाने के लिए कोशिश में लगी हुई हैं। चलिए ये थी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ रिलेटेड सार्क से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कि सार्क की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि साउथ एशियन मेंबर कंट्रीज़ के लोगों के जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी हो, वहाँ वेलफेयर को प्रमोट किया जाए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इन्हांस किया जाए साउथ एशियन मेंबर कंट्रीज़ में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हो मेंबर कंट्रीज़ में, और सभी मेंबर कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो डिग्निटी के साथ रह सकें। नेक्स्ट है साउथ एशियन मेंबर कंट्रीज़ के बीच कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा मिलना चाहिए। कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस मतलब सामूहिक आत्मनिर्भरता, मतलब हम लोग एक साथ तो होंगे बट अपने आप में आत्मनिर्भर भी होंगे। नेक्स्ट है हर मेंबर कंट्रीज़ के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे कि एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझे, उनको हेल्प करे। नेक्स्ट है एक दूसरे के बीच कॉर्पोरेशन की भावना होनी चाहिए, कॉर्पोरेशन की भावना को प्रमोट किया जाएगा, ऐसा सार्क का मानना है। दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी कॉर्पोरेट करना सार्क का काम है, ये ऑब्जेक्टिव है। साथ ही जिन रीजनल या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी सेम ऑब्जेक्टिव है, उनको भी कॉर्पोरेट करना सार्क का काम है। तो ये हो गई ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स हैं कुछ सार्क की, चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल्स क्या क्या है कि सार्क की इस फ्रेमवर्क में इक्वालिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी की बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई भी मेंबर किसी दूसरे मेंबर के इंटरनल अफेयर्स में, इंटरनल मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। क्या कहा गया है? इक्वालिटी होगी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होगी और इंटीग्रिटी होगी, पर एक दूसरे की जो इंटरनल मामले रहेंगे, कोई भी मेंबर कंट्री एक दूसरे के इंटरनल मामले में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा।
सार्क किसी भी मल्टीलेटरल या बायलेटरल कॉरपोरेशन की सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि क्या है, ये कॉपरेट करेगी। सार्क दूसरे कॉरपोरेशन को कम्प्लीमेंट करेगी और ये कॉरपोरेशन दूसरे जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ऑब्लिगेशन है उनको कोऑर्डिनेट करेगी। कोऑर्डिनेट, कॉपरेट, यही सारी बातें कही गई है। कम्प्लीमेंट करना, ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मल्टीलेटरल या फिर बायलेटरल कॉरपोरेशन का। तो ये है प्रिंसिपल्स सार्क की। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं सार्क की स्ट्रक्चर क्या है। इसमें क्या क्या शामिल है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टैंडिंग कमेटी, टेक्निकल कमिटीज, एक्शन कमेटी, सेक्रेटरीट। तो सार्क की जो चार्टर है, पहले इस बात को जान लीजिए कि सार्क का जो चार्टर है इसमें 10 आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं सार्क के चार्टर में? 10 आर्टिकल्स हैं। इसी में सारी बातें, सारी जो भी गाइडलाइंस हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। इसी में क्या है, ऑब्जेक्टिव को भी बताया गया है जिसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा। साथ में प्रिंसिपल्स जो हम देख रहे हैं, स्ट्रक्चर, सारी बातें किस में इंक्लूड है? सार्क के चार्टर में। तो अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या हमने देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी होती है, टेक्निकल कमेटी होती है, एक्शन कमेटी होती है और सेक्रेटरीट होती है। चलिए वन बाई वन हम समझेंगे क्या क्या, किस तरह से इनकी वर्किंग होती है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, कैसे इसकी ड्यूरेशन होती है। चलिए देखते हैं सार्क का स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। ये क्या है? सार्क की मीटिंग जो है वो नॉर्मली साल में एक बार की जाती है, एनुअल बेसिस पे की जाती है, या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो मेंबर कंट्रीज़ को अगर इम्पॉर्टेंट लगे तो कर सकते हैं मीटिंग। इस मीटिंग को सार्क समिट के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सार्क समिट। और ये क्या होती है? ये सार्क की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये क्या है? सार्क की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसमें हर मेंबर कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर शामिल होते हैं। कौन होते हैं? फॉरेन मिनिस्टर इसमें शामिल होते हैं। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कुछ ड्यूटीज़ हैं, लाइक सार्क की पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, सार्क की वर्क इन प्रोग्रेस को रिव्यू करना, किसी न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए डिसीजन प्रोवाइड करना। ये सारे काम कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और क्या क्या काम है? अगर ज़रूरत पड़े तो एडिशनल मैकेनिज़्म को भी इस्टेब्लिश करना, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही काम होता है। और साथ में क्या होती है? ये मीटिंग जो रहती है ये साल में 2 बार ऑर्गेनाइज की जा सकती है, और अगर ज़रूरत पड़े तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन को भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं सार्क की स्टैंडिंग कमेटी। इस कमेटी में फॉरेन सेक्रेटरी शामिल होते हैं। कौन होते हैं? मेंबर कंट्रीज़ के फॉरेन सेक्रेटरी जो रहते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और इस स्टैंडिंग कमिटीज़ की भी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे सार्क की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर करना, कोऑर्डिनेट करना, प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देना। ये सारे काम कौन करता है? सार्क की स्टैंडिंग कमेटी। और इनकी मीटिंग जितनी बार नीड हो उतनी बार की जा सकती है। ये स्टैंडिंग कमेटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को असिस्ट करती है। हमने जो पहले पढ़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसे ये स्टैंडिंग कमेटी असिस्ट करती है। ये थी स्टैंडिंग कमेटी। अब हम देखेंगे कि टेक्निकल कमेटी क्या होती है। सार्क की टेक्निकल जो कमेटी रहती है इसमें मेंबर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। इस टेक्निकल कमेटी का काम क्या है? हर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, कोऑर्डिनेट करना और मॉनिटर करना। साथ ही जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं उनको भी डिटरमाइन करना इस टेक्निकल कमेटी का काम होता है। साथ में प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है उसे मॉनिटर करना, ये भी देखती है टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी अपनी रिपोर्ट किसे प्रोवाइड करती है? स्टैंडिंग कमेटी को। स्टैंडिंग कमेटी को अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। जो भी ये रिपोर्ट तैयार करती है वो किसे प्रेजेंट करती है? स्टैंडिंग कमेटी को। टेक्निकल कमेटी में जो चेयरमैनशिप होती है वो कैसे होती है? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हर 2 साल में मेंबर स्टेट की चेयरमैनशिप डिसाइड की जाती है। और क्या होता है? इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी एक और कमेटी को बनाती है, सेटअप कर सकती है। क्या है उसका नाम? एक्शन कमेटी। टेक्निकल कमेटी के अलावा और क्या है? एक्शन कमेटी। ये स्टैंडिंग कमेटी ज़रूरत के हिसाब से सेटअप कर सकती है, और पर इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? जिस प्रोजेक्ट में
सिर्फ 2 से ज़्यादा मेंबर अगर रहेंगे तो उन प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का काम एक्शन कमेटी का होता है। सारे मेंबर नहीं, मतलब 8 मेंबर स्टेट हैं तो 8 मेंबर स्टेट नहीं होगी। अगर 2 से ज़्यादा मेंबर स्टेट हैं किसी प्रोजेक्ट्स में तो उनको इम्प्लीमेंट करने का काम क्या होता है, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम 2 और मोर बट नॉट ऑल मेंबर्स, इनको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, एक्शन कमेटी का होता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि सार्क समिट के बारे में अब हम जानते हैं कि क्या क्या है सार्क समिट की इम्पॉर्टेंट समिट्स। अब तक टोटल 18 सार्क की समिट्स हो चुकी हैं और 19th वाली जो थी वो इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज की गई थी, पर ये बाद में जाके कैंसिल हो गई थी। तो फर्स्ट क्या है, ढाका में ऑर्गेनाइज की गई थी 7 to 8 दिसंबर 1985 को, ये फर्स्ट वाली है। नेक्स्ट बेंगलोर में ऑर्गेनाइज की गई थी 1986 में। सारे डेट मैंने मेंशन यहाँ पे कर दिए हैं और इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स के सारे रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं, मेंबर कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। तो ये टोटल 18 है, बट लास्ट वाली जो इस्लामाबाद वाली है वो क्या हो गई थी, कैंसिल कर दी गई थी। देखिए मैंने इसे रेड में दिखाया है, 2016 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सी वाली कैंसिल हुई है, तो लास्ट वाली जो है 2016 वाली वो कैंसिल हो गई थी। तो सारे डेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, एक बार ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि एपेक्स बॉडी क्या है। सो एपेक्स बॉडीज क्या क्या हैं, सार्क चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री SCCI, तो इसकी हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में। नेक्स्ट है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इन लॉ SAARCLAW, तो इसकी हेडक्वार्टर काठमांडू में है। 6 एपेक्स बॉडी है, इसको देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। नेक्स्ट है साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स साफा, इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। साउथ एशियन फाउंडेशन SAF, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर, इसकी भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। यानी साफा, SAF और फॉसवॉल, इसकी तीनों की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। लास्ट है साउथ एशियन इनिशिएटिव टू एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन, तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू। यानी दो जो एपेक्स बॉडी है इसकी हेडक्वार्टर काठमांडू में है, 3 न्यू दिल्ली में है और 1 इस्लामाबाद में है। तो ये थी एपेक्स बॉडी सार्क की। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए लाइक शेयर करना। थैंक यू।